नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा एनसीईआरटी के सारांश के बारे में, जो एक सीरीज के रूप में हमने स्टार्ट किया है अपने चैनल पे। उसी का यह नेक्स्ट वीडियो होगा। इसमें हम बात करने वाले हैं अध्याय 4 और 5, दो अध्याय को एक साथ हम इंक्लूड करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। और यह संबंधित होता है विज्ञान से, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 6 का जो विज्ञान होता है उसी के संबंधित यह वीडियो होने वाला है, जिसमें केवल महत्वपूर्ण कंसेप्ट के लेकर के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आगे। और जो इम्पोर्टेंट होता है आपका बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, उसके बाद देख सकते हैं एससी टेट और टेट, उसके बाद बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, उसके बाद रेलवे पीसीएस एवं ऑल एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है एनसीईआरटी। तो इसी संबंधित हम देखेंगे। तो सामान्य विज्ञान के तौर पे आप देखें तो पहला आप देख सकते हैं स्लाइड पे, यानी चौथा चैप्टर के अंतर्गत इसका हेडिंग देखें तो चौथा चैप्टर का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाने से रिलेटेड इसमें वीडियोज होगा और इसमें आपको जानकारी होगा। यहाँ से देखें तो प्रमुख शब्द के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द निकल के आने वाले हैं, और इन्हीं शब्दों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हम एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ महत्वपूर्ण और भी जानकारी एकत्रित करेंगे। वीडियो कैसा लगे तो निश्चित रूप से आप लाइक करके बताइएगा, शेयर करके बताइएगा और कमेंट तो जरूर करिएगा। और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिएगा ही करिएगा। देख सकते हैं सबसे पहला शब्द आपके स्क्रीन पे कठोर रूप से निकल के आता है। उसके बाद देख सकते हैं अविलय या फिर धुतिमय को चमकीला भी कहा जाता है। पदार्थ, धातु, अपारदर्शी यानी खुरदरा, रुक्ष जिसको बोलते हैं, विलय, पारभासी, पारदर्शी, इन्हीं सभी शब्दों के बारे में, इसी सभी टर्म के बारे में जानेंगे, समझेंगे। आगे बढ़ेंगे। पहला फैक्ट के रूप में यहाँ देख सकते हैं, कहा जाता है कि पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुति यानी कि पदार्थ, कोई भी पदार्थ जिसमें की धुति यानी चमक होती है वे प्रायः धातु होते हैं। कोई भी ऐसे पदार्थ जिसमें की चमक पाए जाते हैं तो वह एक प्रकार का धातु आप मान सकते हैं उसे। जैसे कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं, जानते हैं आप लोग। कुछ धातुएं बहुधा यानी बहुत अपनी चमक खो देती है, यानी कि जो बहुत सारे ऐसे धातु है जो बहुधा अपनी चमक खो देती है अक्सर। उसके बाद देख सकते हैं कि और धुतिहीन यानी कि चमकहीन हो जाती है। धुति मतलब आप चमक समझ सकते हैं, और उसका चमकहीन, धुतिहीन मतलब चमक कम हो जाती है या फिर निष्प्रभ हो जाती है, निष्प्रभ दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी के अभिक्रियाओं के कारण होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, लोहा पे जंग लग जाता है तो उसमें उसका धुति, उसका चमक जो है कि कम हो जाता है। उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ देखेंगे तो तांबा पे भी तुतिया लग जाता है, हरा कलर का आप देखे होंगे, तो वो भी एक प्रकार का जो क्षय होता है तांबा का, तब जो होता है, लेकिन वह किससे होता है तो वायु और नमी के कारण ऐसा हो जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि कठोरता के बारे में बताया गया है कि जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना या फिर संपीड़ित करना, संपीड़ित मतलब दबाना, उसको सिकुड़ाना, कम करना, संपीड़ित मतलब वही होता है, लेकिन कठिन होता है। मतलब जो कि किसी भी पदार्थ को आप दबाते हैं तो वह आपको हाथ से दबाने में कठिन होता है, तो वह एक प्रकार का कठोर धातु होता है। जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं, वैसे धातु आपका कोमल कहे जाते हैं। यहाँ एक बार और देख सकते हैं आप कि पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सके अथवा खरोंचा जा सकता है वह कोमल पदार्थ होता है। और जबकि इन्हीं से रिलेटेड अब देखें कि पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है वह कठोर पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अगला फैक्ट की तरफ देखें तो कहा गया है यहाँ पे कि दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो जाते हैं, जैसे कि धुति, कठोरता, रुक्ष अथवा चिकना होना। ये बात यहाँ पर कहा गया है कि दिखावट के तौर पे देखें, देखने से आप देख सकते हैं कि कोई भी पदार्थ में ये गुण आप देख करके पता लगा सकते हैं कि उसमें चमक है या कठोर है या फिर रुक्ष है, तो यह चिकना है। इस तरीके से आप उस पदार्थ को भिन्न कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं कि यह कौन से धातु है या फिर क्या है, पदार्थ है तो अधातु है, इसके बारे में आप जान सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे विलय अथवा अविलय के रूप में बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पात्र में आपका लुप्त हो गए पात्र दिख रहे हैं, इसमें कि पूरी तरीके से घुल जाते हैं, किसी में नहीं घुलते हैं। इसमें देख सकते हैं तेल आपका ऊपर में, पानी के ऊपर में तैर रहा है। यहाँ पर देखेंगे कुछ कण पानी में घुल रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग तरीके से दिखाया गया, इसी बारे में यहाँ पर बताया गया है।
यहाँ पर आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए हैं, अर्थात घुल गए हैं या फिर विलीन हो गए हैं। इस बात को कहते हैं, यह हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय हो गए हैं। यानी कि जब कोई भी पदार्थ किसी भी पदार्थ में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, तो वह एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि विलय हो गए, उसमें घुल गए हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं अथवा काफी समय तक गिलास में विडोलित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते हैं, वह अविलय पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर देखें तो उन पदार्थों की अथवा उन पदार्थों की देख सकते हैं, उन पदार्थ अथवा सामग्रियों जिन्हें होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, उन्हें पारदर्शी के रूप में जाना जाता है। आप समझेंगे कि जो किसी भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि कोई भी पदार्थ को हम देख सकते हैं, उसके आर पार देख सकते हैं, तो एक पारदर्शी कहलाता है। उसके बाद देखें तो कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पदार्थ जो है कि पारदर्शी के उदाहरण है। नेक्स्ट में चलेंगे तो आपका देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे आपके स्क्रीन पे कहा जाता है कि कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहा जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर देखें तो यह अपारदर्शी है, यह पारभासी है और यह पारदर्शी है। देख सकते हैं, इस बात को आप जान सकते हैं। यहाँ से आप एक पॉइंट और जाने तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहा जाता है। अगर आप यहाँ देखें तो इस प्रयोग को आप बचपन में जरूर किए होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस तरीके से हमारे स्क्रीन पे यहाँ पर लाइट आपको दिखाई देंगे। तो क्या हमारे हाथ जो है कि पारभासी है या पारदर्शी है या फिर अपारदर्शी है, आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को और आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको कुछ जानकारी है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप इसका जो पीडीएफ है जो आपको बताया जा रहा है, इस वीडियो के अंतर्गत दिखाया जा रहा है, उसका A4 साइज में आपका पीडीएफ साइंस का जो है कि समरी टाइप से बनाया गया है। तो उसके लिए आपको 21 रुपए का पेमेंट करना होगा इस QR कोड के माध्यम से, और पेमेंट स्लिप आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपका इसका जो है कि 6 क्लास का पीडीएफ निश्चित रूप से आपके व्हाट्सएप पे तुरंत मिल जाएगा। यही जानकारी है और इनसे रिलेटेड भी यहाँ पर जानकारी है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे तो सारांश, चौथा चैप्टर का जो सारांश है वहां से निकल के आता है। आप जान रहे होंगे कुछ इसमें बेसिक जानकारी आपको जानने को मिलेगा, लेकिन इसी बेसिक जानकारी को अगर आप पढ़ लेते हैं, ध्यान में रख लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप उत्तर दे पाते हैं। क्योंकि आए दिन एग्जामिनेशन में ऐसे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बेसिक होते हैं, बिल्कुल ही बेसिक होते हैं, और अक्सर लोगों का ध्यान इन बेसिक पे नहीं जाता है, हार्ड लेवल पे जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इन बेसिक को लेते हुए मैं आगे बढ़ता चलूं, जैसे कि आप समझ सकते हैं। और जैसे हम ये भी कर सकते थे कि अगर आप कहें तो 10th से ही नीचे की तरफ आते तो ऐसे में ठीक नहीं होता, लेकिन नीचे से जा रहे हैं ऊपर की तरफ तो वो बेहतर अच्छे तरीके से समझ विकसित होगा। यहाँ पर कुछ सारांश है इसी चैप्टर से रिलेटेड। यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार की पदार्थ से बने होते हैं। इसी क्वेश्चन को घुमा करके, इसी तथ्य को घुमा करके पूछे जा सकते हैं कई सारे क्वेश्चन। उसके बाद देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है, यानी यह भी कह सकते हैं कि किसी एक पदार्थ से ही किसी भी वस्तु को बनाना संभव जरूर होता है, अथवा उन्हें विभिन्न प्रकार के पदार्थ से भी बनाया जाता है, यह भी बात जान ली। और विभिन्न प्रकार के पदार्थों में गुण विभिन्न भिन्न होते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए तो कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। यह बात मैंने बता दिया कि जो चमकदार होते हैं वो अक्सर धातु के रूप में जाने जाते हैं। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने होते हैं, यानी मसूड़ होते हैं। आप यहाँ पर पूछ दिए जाएंगे कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो मसूड़ होते हैं। अब इस शब्द का मतलब आप सही समझिएगा तो कैसे आप जवाब दे पाइएगा। मसूड़ मतलब होता है चिकना, मतलब प्लेन। तो इस बात को जानेंगे। उसके बाद देखिए तो इसी प्रकार के कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य पदार्थ कोमल भी लगते हैं। इसी प्रकार देखें तो कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं जबकि कुछ अविलय होते हैं। आप जान सकते हैं कि विलय किसे कहते हैं और अविलय पदार्थ किसे कहते हैं, इस बात से आप जान सकते हैं।
उसके बाद है कुछ पदार्थ कांच पारदर्शी होते हैं, कुछ पदार्थ जैसे कि कांच पारदर्शी होते हैं तथा कुछ अन्य जैसे कि लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं, इस बात को भी आप जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट के रूप में यहाँ पे निकल के आता है कि पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। यानी नेक्स्ट आप देखें तो वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस के रूप में आप जान सकते हैं इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपके सामने, 5वां चैप्टर, जो कि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जानकारी सभी आप लोग जानते ही हैं। आगे बढ़ेंगे सीधे सीधे तो यहाँ पर प्रमुख शब्द, इंपोर्टेंट वर्ड के बारे में यहाँ पर निकल के आएगा। जो यहाँ पर चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण, यानी पदार्थों का पृथक्करण मतलब पदार्थों का पृथक्करण यानी पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया से समझने की जरूरत है। यहाँ से यहाँ देखें तो इसके शब्द है रिलेटेड मंथन, उसके बाद संघनन है, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, उसके बाद देख सकते हैं संतृप्त विलयन, अवसादन, चालन, विलयन, थ्रेसिंग और निष्पावन। थ्रेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो निश्चित रूप से इस सभी शब्दों के बारे में, सभी टर्मिनोलॉजी के बारे में समझेंगे अच्छे तरीके से। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपका पहला फैक्ट के रूप में निकल के आएगा। कहा जाता है कि हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों तथा पत्थर तथा भूसे को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। यानी हस्तचयन एक प्रकार का विधि है जिससे हम गेहूं, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों एवं पत्थरों एवं तथा भूसा को अलग करते हैं, तो वही हस्तचयन विधि होता है। उसके बाद देखें तो सूखे पौधे की टहनियां को अन्य कणों तथा अनाज को पृथक करने की प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो थ्रेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, देख सकते हैं जब हम किसी भी अन्न से, किसी भी पदार्थ से क्या करते हैं, तो सूखे पौधे एवं अन्य कणों को अलग करते हैं, डंडियों से अलग करते हैं, तो यह क्या होता है, तो थ्रेसिंग के तहत हम अलग कर सकते हैं। इसी से संबंधित आगे है थ्रेसिंग, आप दोनों तरह से कर सकते हैं, यह मैनुअल भी होता है और मशीन के द्वारा भी किया जाता है। यहाँ देखें तो नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे निकल के आता है, यहाँ पे कहा जाता है कि निष्पावन क्या कहलाता है, तो निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रणों को भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। यानी कि आप देखे होंगे कि कोई भी पदार्थ है, उससे आप देखेंगे कि हल्के पदार्थ को वायु के झोंके द्वारा अलग करते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, उसको कहते हैं निष्पावन। अब जैसे कहते हैं उड़ाना, कहते हैं ना उड़ाना, जैसे चावल उड़ाना, धान उड़ाना, गेहूं उड़ाना होता है ना, गांव में आप जानते होंगे इस बात को, तो उसी तरीके से आप समझ सकते हैं, इसको कहते हैं निष्पावन। निष्पावन की प्रक्रिया क्या होती है, तो कोई भी अन्न से, कोई भी उपयोग किए जाने वाले पदार्थ से, उपयोग किए जाने वाले वस्तु से जब हम उसके अवयवों को, उसमें जो हल्के जो अवयव हैं उनको पृथक करते हैं हवा के झोंके द्वारा, तो वह एक प्रकार का निष्पावन कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, आटे के छोटे कण छलनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां छलनी में रह जाती है, उसे कहते हैं चालन यानी चालने की प्रक्रिया आप लोग समझते ही होंगे, उसे ही कहते हैं चालन। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पे कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहा जाता है। मिश्रण में देख सकते हैं, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो अवसादन कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। और अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे कि मिट्टी एवं जल का मिश्रण है और अघुलित पदार्थ मिट्टी में है, तो उसको किस तरीके से निस्तारण के द्वारा अलग किया जाता है, इसी बात को यहाँ पर जान गए होंगे आप। इसकी से जानकारी जुड़ी हुई है यहाँ पे कि चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है, तो इस प्रक्रम को निस्यंदन या फिर फिल्टर करना कहते हैं। निस्यंदन या फिर
फिल्टर करना कहते हैं। तो निस्यंदन किसे कहते हैं? जब हम किसी भी द्रवित पदार्थ को क्या करते हैं तो छन्नी द्वारा छान लेते हैं और उसका द्रवित पदार्थ अलग कर लेते हैं, तो वह एक प्रकार का निस्यंदन प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। ध्यान रखेंगे। इसी सभी जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। इसी संबंधित जानकारी आगे है कि जब भाप बर्फ से ठंडी, देख सकते हैं, जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर क्या करती है, द्रव में बदल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं आप? संघनन कहते हैं। उस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जब भाप क्या करती है तो किसी भी प्लेट से टकरा करके वो ठंडा हो जाती है और पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं या फिर संघनित कहते हैं। इस प्रक्रिया को होने वाली विधि को संघनित किया जाता है, संघनित कहा जाता है। उसके बाद देखें तो प्लेट के नीचे बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा वाष्प बन जाता है। मैंने पहले ही बता दिया कि जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। पहले भी बता दिया कि कोई भी वाष्प से जब द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है तो उसे संघनन कहा जाता है। जान गए होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं संघनन द्वारा नमक का उत्पादन किया जा रहा है, नमक बनाए जा रहे हैं समुद्री जलों के द्वारा। आगे जानकारी है आपके सामने और यहाँ पर देखा जाता है कि कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेयी नमक बच जाते हैं, यानी कि यहाँ पर संतृप्त विलयन के बारे में बात किया जा रहा है। जब कोई भी द्रव पदार्थ में हम उसमें घुलित मात्रा जो होती है, घुलने की जो क्षमता होती है, उस द्रव में जो घुलने की क्षमता होती है उससे अधिक जब हम विलय को मिला देते हैं, उसमें जो घुलने वाले वस्तु को मिला देते हैं, तो वह एक प्रकार से नहीं घुल पाता है उस द्रव में, और इसी प्रकार के जो विलयन होते हैं वह संतृप्त विलयन के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर इसी के बारे में कहा भी गया है कि इसका अर्थ यह हुआ कि यह अब जो है कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। यानी कि जब कोई भी पदार्थ है, कोई भी द्रव है, उसमें क्या करें तो 1 चम्मच आप नमक दिए तो वो घुल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चम्मच दिए वो भी घुल गया। अब उसमें 10 चम्मच नमक डाल दिए, वो उसमें नहीं घुल पाया, उसके पेंदी में जम गया, लाख कोशिश करने के बाद भी घुलेने पे मतलब कोई भी तरीके से आप नहीं उसमें घुला पाए, तो एक प्रकार का जो विलयन होगा वह एक संतृप्त विलयन के रूप में बन जाएगा। इसी बात को यहाँ पर चित्र में भी दर्शाया गया है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो सारांश के रूप में निकल के आएगा और कहा जा रहा है यहाँ पे कि हस्तचयन के बारे में। हस्तचयन निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, मिश्रण को उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। यह जो है क्या है तो मेथड है, किसके लिए? तो मिश्रण से उसके अवयवों को अलग करने की जो विधि है, मेथड है, वो उसको क्या कहते हैं तो हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। इस सभी प्रक्रिया के द्वारा किसी भी मिश्रण से उसके अवयवों को अलग किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे तो आपके स्क्रीन पे दिखेगा अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा अलग किया जा सकता है। उसके बाद देखिए तो भूसा, अनाज के भारी बीजों को निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। उसके बाद देखें तो किसी मिश्रण के कणों की अमाप में अंतर का उपयोग चालन एवं निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। जब आप देखेंगे कि कोई भी वस्तु है, उसमें आप देखें तो ऊपर वाला जो वस्तु है, जो मिक्स वस्तु है, उसमें कि कोई पदार्थ जो है कि मोटा है और कोई पदार्थ जो है कि पतला है, तो उसमें देखेंगे तो चलनी विधि से, चालन विधि से हम उसे अलग कर सकते हैं, जिसे निस्यंदन भी कहा जाता है। आगे देखें तो रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण के देख सकते हैं, निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। यानी कि जब आप देखें तो रेत, यानी कि जब पानी में आप बालू मिला हुआ रहे तो उसको आप निस्तारण विधि से अलग कर सकते हैं, पीने के पानी को अलग कर सकते हैं और बालू को अलग कर सकते हैं निश्चित रूप से। आगे बढ़ेंगे और आगे आपके स्क्रीन पे दिखेगा नेक्स्ट पॉइंट के रूप में कि द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ, यानी अविलेय, समझ रहे हैं ना,
अविलेय नहीं मिलने वाला पदार्थ, उसके अवयवों को निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा उसे अलग किया जा सकता है। आगे है कि किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। और वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस पदार्थ को पृथक करने के लिए किया जाता है। पूछा जा सकता है आपसे इस प्रकार से कि कोई भी द्रव से ठोस पदार्थ को पृथक करने की विधि को क्या कहा जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप वाष्पन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि कोई भी द्रव से क्या कहते हैं, तो किसी भी ठोस पदार्थ को यानी उसमें घुले ठोस पदार्थ को अलग करने की विधि को वाष्पन कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहते हैं। मैंने पहले बता दिया कि जब कोई भी पदार्थ किसी भी द्रव में, किसी द्रवित पदार्थ में कोई भी विलयन में नहीं घुल सके तो वह एक प्रकार का संतृप्त विलयन कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे कि किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। देख सकते हैं किसी पदार्थ के विलयन को यानी कोई भी पदार्थ का विलयन है यानी कि घोल है, उस घोल को अगर गर्म कर देते हैं तो उसमें और अधिक पदार्थ को हम घोल सकते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं कि जल विलेय पदार्थों के विभिन्न मात्राएं घोल सकता है। देख सकते हैं जल विलेय पदार्थों के विभिन्न मात्राएं को घोल सकता है, यानी कि जल में हम कोई भी पदार्थ का 1 ग्राम घोल सकते हैं, दूसरे पदार्थ का 2 ग्राम भी घोल सकते हैं, तीसरे पदार्थ का 4 ग्राम भी घोल सकते हैं। तो ये बात आपको जानने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे इसी सभी जानकारी के साथ। तो ये वीडियो आपका लास्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम बात करेंगे आपको अध्याय 6 और 7 की एक साथ, जिसमें हम बताएंगे आपको बेहद ही अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।